अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अगर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपको मालूम होगा कि हमारे सेल को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होती हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट सेल के अंदर एंटर होते हैं। इसके अलावा हमारे सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको भी सेल को रिमूव करवाना है मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर अगर किसी ड्रग को सेल के अंदर एंटर होना है तो वो भी मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर होगी। अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ों का अंदर या फिर बाहर जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है, जिससे जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हमारे पास तीन तरीके से हो सकती है। सबसे फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए हो सकती है, या फिर फिल्ट्रेशन के ज़रिए हो सकती है, या फिर स्पेशलाइज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जो कि हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं इनसाइड या आउटसाइड ऑफ दिस सेल। सबसे पहले अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन है जो कि सेल के ज़रिए मेम्ब्रेन के अंदर से बग़ैर किसी सिंपल डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन है जो कि अगर कोई लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा तो वो लिपिड बाइलेयर के ज़रिए इजीली क्रॉस हो जाएगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बग़ैर किसी रुकावट के। अगर कोई लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा तो वो लिपिड, क्योंकि लिपिड बाइलेयर हमारी पूरी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से लिपिड से मिलके बनी है ना, तो वो क्या करेगा, इजीली मूव हो जाएगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। सही है। इसके बाद अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर हम मेम्ब्रेन को देखें, ये पूरी हमारी मेम्ब्रेन है, सही है। अब इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। अब इस फॉस्फोलिपिड्स के बीच बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस। अब जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, इन इंट्रासेलुलर स्पेसेस के ज़रिए क्या कहते हैं, आसानी से इनसाइड या आउटसाइड पास हो जाते हैं। अगर इस सेल को इनसाइड मूव करवाना है किसी सब्सटेंस को तो वो इनसाइड मूव कर जाते हैं इन इंट्रासेलुलर स्पेसेस से, और अगर आउटसाइड मूव करवाना है तो वो आउटसाइड मूव हो जाते हैं बगैर किसी रुकावट के। इसके बाद इसकी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की थर्ड टाइप है हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। अगर हम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होगी, हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर उनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी लिपिड बाइलेयर आउटर इसका लीफलेट, ये इनर लीफलेट, सही है। अब इन कहते हैं मेम्ब्रेन के बीच बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही होती हैं, सही है। अब इन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की फर्दर टू टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट वन आती है हमारे पास करियर प्रोटीन, सेकंड इज वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट, करियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट और वेजिकुलर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम करियर ट्रांसपोर्ट को देखें तो ये मज़ीद फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रहा है। एक तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन आ गई हमारे पास, और दूसरी क्या आ गई हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें तो ये प्रोटीन्स के ज़रिए एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर से सेल के अंदर भी कोई भी सब्सटेंस एंटर हो जाएगा और सेल के बाहर भी कोई सब्सटेंस एंटर हो जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन है जिसके अंदर वो कहते हैं कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आउटसाइड एनवायरनमेंट में हमारे हायर कंसंट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस की, हायर कंसंट्रेशन मतलब
उस जगह उस एरिया में उस मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, सोडियम को क्या करना है, इसके अंदर इंटर होना है सेल के अंदर, तो क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर, सोडियम की मिकदार, सोडियम की तादाद बाहर क्या होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी। तो वो क्या करेगा, आसानी के साथ इस प्रोटीन के ज़रिए एंटर हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी टाइप आ गई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया हमारे पास। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद हमारे पास आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नेचर के अगेंस्ट वर्क करते हैं। नेचर का ये रूल है कि हमेशा कोई भी सब्सटेंस को अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वो हमेशा कब ट्रांसपोर्ट होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। अगर किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बाहर हायर है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो वो क्या कर जाएगा, इनवर्ड ऑफ सेल क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हम सब्सटेंस को मूव करवाते हैं हायर कंसंट्रेशन की तरफ। कम तादाद वाली चीज़ों को मूव करवा देंगे हम उस ज़्यादा तादाद की तरफ मूव करवा देंगे। सही है। अगर हमें ये प्रोसेस परफॉर्म करना है तो कुछ एनर्जी भी खर्च करनी होगी। सही है। अब तो ये एनर्जी आती कहाँ से, ये एनर्जी आती है हमारे पास एटीपी से। एटीपी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर और क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब जो एनर्जी रिलीज हुई ये क्या करेगा, ये एनर्जी सब्सटेंस को मूव करवा देगी इनसाइड ऑफ द सेल या आउटसाइड ऑफ द सेल, जहाँ पर भी उस सब्सटेंस को मूव करवाना है। सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई होती है। सबसे फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है कि कोई भी सब्सटेंस है लोअर कंसंट्रेशन के अंदर, उसकी तादाद कम है आउटसाइड इन्वायरमेंट में। अगर लोअर कंसंट्रेशन है आउटसाइड इन्वायरमेंट में तो उस जैसे सोडियम है, सोडियम की कंसंट्रेशन, सोडियम को हमें मूव करवाना है इन साइड ऑफ दी सेल। लेकिन मसला ये है कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा और सेल के अंदर बहुत कम है, लेकिन हमें सोडियम को इनसाइड मूव करवाना है सेल के। तो क्या होगा, एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगा और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी जो रिलीज हुई वो सोडियम को यूज़ हो जाएगी मूव करने में इनसाइड ऑफ दी सेल। इतनी बात हो गई। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो मॉलिक्यूल्स साथ साथ मूव करते हैं। अब पहला तो वो मॉलिक्यूल होगा जिससे हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है इनसाइड या आउटसाइड या इनसाइड। सही है। अब दूसरा मॉलिक्यूल वो होगा जो कि जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। अब हाई कंसंट्रेशन वाले के साथ जब लो कंसंट्रेशन वाला मूव करेगा तो हाई कंसंट्रेशन वाला अपनी कुछ एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा लो कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंस के अंदर। तो वो लो कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस वो एनर्जी गेन कर लेगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। सही है। अब अगर ये हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल और लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्ट। सही है। और अगर ये हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंसेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक यहाँ पर जा रहा है, एक सेल के अंदर इंटर हो रहा है और एक सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में इंटर हो रहा है। सही है। तो ये कौन सी ट्रांसपोर्ट कहलाएगी, एंटीपोर्टा। एंटी मतलब अपोजिट ना, तो ये अपोजिट मूव कर रहे हैं तो ये कहलाएगी एंटीपोर्टर। सही है। इतनी बात हो गई। अब हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई हो रहा है, करियर ट्रांसपोर्ट और वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। हमने करियर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा कि ये फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर।
अब सेकंड करिए वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट की टाइप है वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। अगर हम वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट को देखें तो वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन बन जाती है। सेल मेम्ब्रेन की एक टाइप है कि वो क्या बना लेता है, अपनी मेम्ब्रेन के ज़रिए एक वेजिकल बना लेता है बाय ड्यू टू दी कहते हैं फ्लूडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी की वजह से क्या बन जाती है, इसके अंदर एक वेजिकल बन जाती है जिसके ज़रिए डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। अगर हम एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए अगर कोई वेजिकल कोई किसी सब्सटेंस को हमें मूव करवाना है आउटसाइड से इनसाइड ऑफ सेल से इनसाइड ऑफ सेल से आउटसाइड ऑफ सेल के अंदर, तो क्या होगा, वो वेजिकल जाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास, वो वेजिकल सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा। अब ये वेजिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके मिल गया ये जाके, और क्या होगा, ये सब्सटेंस रिलीज हो जाएगा आउटसाइड एनवायरनमेंट में। सही है। अगर हम एंडोसाइटोसिस की बात करें तो हमें अगर कोई सब्सटेंस इनसाइड मूव करवाना है सेल के अंदर, तो ये सब्सटेंसेस जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के पास। अब जब ये सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच गए तो ये किससे जाके अटैच हो जाएंगे, इसके पास जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अभी रिसेप्टर्स किसको मैसेज देंगे, सेल मेम्ब्रेन को, और वो सेल मेम्ब्रेन क्या बना लेगी, एक इन्वेजिनेशन बना लेगी, एक ग्रूव बना लेगी। अब ये सारे सेल सब्सटेंसेस इस ग्रूव के अंदर इंटर होंगे और ये एक वेजिकल की शक्ल में क्या हो जाएगा, सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। अब ये वेजिकल इस सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में भी पड़ा रह सकता है, या फिर ये वेजिकल अब इन सब्सटेंसेस को इसके ज़रिए इसके अंदर कहते हैं सेल के अंदर रिलीज भी कर सकता है। सही है। अगर ये स्टोर्ड फॉर्म में होगा और जब सेल के बाहर इसको कोई ज़रूरत पड़ी, इस सब्सटेंस को कोई ज़रूरत पड़ी, तो ये वेजिकल सेल मेम्ब्रेन के पास जाके मिल जाएगा और ये सब्सटेंस बाहर मूव हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। So that's all about membrane transport. If you have any query up till now, so you can easily ask me. Thank you. Allah Hafiz.